जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी एसएससी जीडी की निकली हुई थी, तो उसका ये पेपर है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं जीके जीएस रीजनिंग के जो आपका एसएससी जीडी है, उनके जो प्रीवियस ईयर के पेपर वो भी सॉल्व करा रहा हूँ। तो आपका हिंदी का ये पहला आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आप दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अब डेली आप रोज एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, जिसमें आपका हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस ये 3 सब्जेक्ट आपको मैं डेली करवाऊंगा। तो आपका पहला जो हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर है वो शुरुआत हो चुका है। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो देख लीजिए। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी में जो आपके हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके हिंदी के प्रश्न जो कि एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं, ये सब आपको पता चल जाता है। यही सबसे बड़ा फायदा होता है। और जो प्रश्न आते हैं वो रिपीट भी होते रहते हैं। तो पढ़ेंगे। आपका पहला प्रश्न क्या है हिंदी में? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 वाक्य दिए गए। इसमें से जो आपका एक वाक्य है वो आपका अशुद्ध है, वो आपको बताना है। तो आपके जैसे आपको दिख रहा है कि भाई ये आंसर की है, तो इसमें आपका राइट आंसर है वो पहले से हाईलाइट हो रखा है। तो आप पहला ही पढ़ लो, मैं आपसे असहमत नहीं हूं। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, माउंट आबू के मंदिर देखने लायक है। इसमें आपको कोई त्रुटि नजर नहीं आएगी। तो आप ऑप्शन 4 तीसरा देखिए, मेरे पास 4 रुपए से अधिक नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें भी आपको कोई त्रुटि नजर नहीं आ रही है। बाकी आप चौथा देखिए ऑप्शन, यह प्रस्ताव सबको स्वीकार्य है। तो आपका गलती कहाँ हुई है? स्वीकार्य में, तब कि यहाँ क्या आएगा? स्वीकार है। क्या आएगा? स्वीकार है। ठीक है। और इसने गलती कह दी, स्वीकार्य है। तो आपका ऑप्शन 4 वो सही हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपका अशुद्ध ये है। ठीक है ना। इसमें त्रुटि कहाँ पर हुई है, गलती कहाँ पर हुई है? स्वीकार्य में। ठीक है। इस प्रश्न को ऐसे हल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वाक्य में अधम के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपके 4 वाक्य दिए गए, उसमें से आपका किसी एक में अधम का पर्यायवाची है। तो आपको बताना है किस वाक्य में है। तो आप पहला ही वाक्य ले लीजिए, वह बहुत नीच व्यक्ति है। वह बहुत नीच व्यक्ति है। तो अधम का जो पर्यायवाची होता है वो नीच होता है। क्या होता है? नीच होता है। तो वह बहुत नीच व्यक्ति है। तो ऑप्शन जो आपका 1 है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। बाकी आपका अधम का अत्यंत विद्वान, ये आपका कोई पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन 1 ही आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है? तो अगर आपने संज्ञा पढ़ी होगी तो आपको सब पता होगा कि कौन सा द्रव्यवाचक है और कौन सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन 1 देखिए, कोयला जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा? कोयला। ऑप्शन 1 आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जिसमें दया की भावना ना हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? मतलब जिसमें दया की भावना नहीं होती वो क्या कहलाता है? अभय? बिल्कुल नहीं। निर्जीव मतलब जिसमें जीव नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होगा। निर्भय मतलब किसी से कोई डरता नहीं, निर्भय है वो, बिल्कुल भय ही नहीं उसमें। और निर्दय मतलब कोई दया नहीं है उसमें, मतलब कोई किसी से मारपीट करता तो ऐसे मार डालता है। अब मान चलो इसको देखो, क्या जो मुर्गी काटते हैं, ठीक है ना, मुर्गी काटते हैं, या कोई कसाई लोग रहते हैं ना, कसाई होते हैं तो भाई भैंस काटते हैं, तो इसमें कोई दया नहीं है, ऐसे काट डालते हैं। तो ये क्या हो गया? निर्दयी हो गए। क्या हो गया? निर्दयी। इसमें कोई दया नहीं। तो उसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है? जिसमें दया की भावना ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं? वो आपके निर्दयी कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। ठीक है। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको ऐसे इसको हल करना है। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से जो जाना ना जा सके वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो जो जाना ना जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे अगेय कहेंगे। जिसे हम जानते नहीं है, जो जाना ना जा सके उसे हम अगेय कहेंगे।
सर्वज्ञ किसे कहेंगे? जो सब कुछ जानता हो। क्या जानता हो? जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ कहलाता है। जो जाना ना जा सके वो आपका अज्ञेय कहलाता है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। ये आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला देखिए, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं ताकि पूरा प्रश्न इसमें अच्छे से आ जाए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर, मतलब ये जो रेखा खींची हुई है, रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। इस स्थान पर आप कौन सा सही बैठेगा ये आपको बताना है। तो हम वाक्य को पढ़ेंगे। अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाला। तो भाई पुस्तक निकाला आपने पढ़ा है कभी कि पुस्तक निकाला? क्या कोई वो ताला ला के निकाला? तो अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाली, ये आपका सबसे बेस्ट बैठ रहा है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाली, तो आपका निकाला की जगह पे आएगा ऑप्शन 3 निकाली। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे ऑप्शन 1 अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाल, तो ये प्रश्न आपका सही नहीं बैठा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाला की जगह निकाले, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाला की अगर निकली करोगे, पुस्तक निकली, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन सबसे सही जो आपका ऑप्शन बैठ रहा है, विकल्प बैठ रहा है, वो आपका ऑप्शन 3 है। अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाली, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो भाई इसके लिए कोई अलग से तैयारी नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए आप प्रैक्टिस ही करिए। जैसे आप ऐसे प्रैक्टिस करें, आपका एक प्रश्न ये मिल गया और जो प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे उससे प्रश्न मिल गया, तो हिंदी के लिए ऐसे तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना, इसके लिए अलग से आपको तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे और जो जो वाक्य आपको देखने को मिलेंगे आसानी से आपको कंप्लीट हो जाएंगे, और जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, रिपीट होते हैं। मान चलो पुस्तक की जगह और कुछ कर देगा, लेकिन आपके प्रश्न रहते हैं वही रहते हैं, लेकिन रिपीट हो जाते हैं, थोड़ा बदल जाता है शब्द। अगला देखिए, अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द क्या होगा? तो अव्यवस्था का विलोम शब्द आपको बताना है। तो अव्यवस्था का गड़बड़ बिल्कुल नहीं, कुव्यवस्था बिल्कुल नहीं, सुव्यवस्था। अव्यवस्था का विलोम शब्द होता है सुव्यवस्था। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। मतलब अव्यवस्था कोई व्यवस्था ही नहीं है, अव्यवस्था पड़ा हुआ। सुव्यवस्था मतलब व्यवस्था है। गड़बड़ माने कोई गलती कर दी तो आपका ये बिल्कुल नहीं इसमें मैच बैठ रहा। तो अव्यवस्था के लिए सुव्यवस्था आपका ये राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका वर्तनी से है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपके 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से कोई एक वाक्य आपका गलत है, तो वो आपको बताना है कि कौन सा वाक्य आपका गलत है। तो पहला पढ़ेंगे, यद्यपि शेर घायल हो गया तथापि वह मारा नहीं गया। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। दूसरा देखेंगे, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। यदि आप दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। तो आप इसमें देखिए मिस्टेक क्या, उसने पूछा अशुद्ध वाक्य, तो मिस्टेक कहाँ है? इसमें देखिए बुखार में आपको मिस्टेक दिख रही होगी। कहाँ मिस्टेक है? बुखार में। ये देखिए यहाँ आएगा छोटा बू। क्या आएगा? छोटा बू। तब कि इसमें है बड़ा बू। ये देखिए इसमें है बड़ा बू। बुखार कैसे लिखा जाता है? ऐसे ही तो लिखा जाता है, बुखार। इसमें कैसे लिखा है? बुखार। ऐसे लिखा हुआ है, तब कि आना कैसे? ऐसे। तो आपका ऑप्शन 2 आपका अशुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको एक एक चीज इसमें देखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप पूरा प्रश्न पढ़ जाते हो और कहते हो भाई इसमें तो कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको गलती दिख रही है ना, क्या गलती है इसमें? बुखार। तो आपका ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा, अशुद्ध वाक्य। ऐसे ही प्रश्न को पढ़ा जाता है। अगला देखिए, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती अपितु वह डॉट डॉट या डैश से प्रकाश पाता है। सूरज के पर्याय से उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो चांद की रोशनी नहीं होती अपितु वह आदित्य से प्रकाश पाता है। किससे? आदित्य से प्रकाश पाता है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। किससे पाता है? सूर्य से ही प्रकाश पाता है। ठीक है ना। जब आपका चमकदार होता है चंद्रमा, जब आपका पृथ्वी इस साइड घूमता है तो सूर्य की रोशनी है चंद्रमा पर पड़ती है, चंद्रमा आपको फिर नाइट में प्रकाश देता है। तो किससे प्रकाश पाता है? आदित्य से, मतलब छांव से प्रकाश पाता है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, जो भू के गर्भ का हाल जानता हो, मतलब भूमि, भू से होगी भूमि, गर्भ माने आपका जो धरती है। ठीक है ना, नीचे जो आपका गर्भ है, तो जो भू के गर्भ का हाल जानता हो
वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या होगा? तो आपका ऑप्शन वन देखेंगे, भूग सॉरी भू अरे सॉरी दोस्तों, भूगर्भवेत्ता। क्या? भूगर्भवेत्ता। तो ऑप्शन वन आपका राइट आंसर होगा। ब्रह्मज्ञानी मतलब ब्रह्मांड का ज्ञान रखने वाला। परमेश्वर जो आपका भगवान पर लीन है, परमेश्वर, ठीक है ना। परम ज्ञानी मतलब बहुत ज्ञानी है। तो आपका उसने पूछा है भू के गर्भ यानी भूगर्भ, तो आपका भूगर्भवेत्ता आपका राइट आंसर होगा, जैसे कि आपका नाम से ही पता लग रहा है। तो ऑप्शन वन आपका राइट आंसर। आपको समझ में आ रहा होगा भाई, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप ऐसी तैयारी कर सकते हो। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द नहीं है? तो कौन सा शब्द आपका क्रिया विशेषण नहीं है? तो क्या आपका क्रिया विशेषण नहीं है, ठीक है ना। क्या तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम स्कूल नहीं गए, ठीक है ना, कल, जब, कब, ये आपके क्रिया विशेषण है। बाकी आपका क्या जो है वाट, क्या आपका क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। तो ऑप्शन टू आपका राइट आंसर। अगला देखिए, मुहावरे से प्रश्न पूछा गया है। दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो आपका ये मुहावरा दिया गया है, करत करत अभ्यास के आदमी होश सुजान। तो आपने कहीं सुना है आदमी होश सुजान? देखो इसकी जगह क्या आपका ऑप्शन सही होगा? तो राजा होश सुजान, करत करत अभ्यास के राजा होश सुजान ये कहीं नहीं है, लेकिन आपका ऑप्शन टू देखो, करत करत अभ्यास के जड़मती होश सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो आपका क्या होगा यहाँ? जड़मती होगा, ठीक है ना। बुद्धिमती मनुष्य बिल्कुल गलत। क्या होगा? जड़मती। ये आपका दोहा है, कबीरदास जी का पढ़े होंगे शायद, कि करत करत अभ्यास के करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, शुरुआत में देखो मुझे ही ले लो, अभी मैं क्या हूँ पढ़ रहा हूँ तो बीच में हकलाता हूँ, बीच में रुक जाता हूँ, तो भाई अब करत करत धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि फटाफट बिल्कुल सारा पढ़ देंगे और आपको अच्छे से समझा पाएंगे। अभी थोड़ा आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहे, ठीक है ना, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि मैं अच्छे से समझ पाऊंगा। तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो सजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो जैसे अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने कुआं देखा होगा, अगर गांव के निवासी है तो उसमें एक सिल पड़ा रहता था ऐसे, ठीक है ना, तो आपको उस सेल पर रस्सी डालते थे और कुआं से पानी, तो रस्सी उस सेल पे होकर गुजरती थी, आप देखेंगे वहां गड्ढे पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी से लिया गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान और रस्सी आवत जात है और सिल पे पड़ जाता है निशान, ठीक है। अगला देखिए, हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यह सही अर्थ है। तो हथेली पर सरसों जमाना, देखिए कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना, ठीक है ना। हथेली पर सरसों जमाने का सही मुहावरा जो है वो है आपका कम समय में कठिन करने की कोशिश करना, कठिन कार्य करने की कोशिश करना। अच्छी फसल होना बिल्कुल नहीं यार, दूसरे की भलाई के लिए खुद की मुश्किल में डालना बिल्कुल नहीं, किसी करना बिल्कुल नहीं, किसी करना हो अच्छी फसल तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं। आपका राइट आंसर होगा कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसे प्रश्न आते तो आसानी से बन जाते हैं, इसमें आपका लॉजिक भी लग रहा है। अगला देखिए, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से रिक्त शब्द की पूर्ति कीजिए। तो आपका एक वाक्य दिया गया है ये वाला, इसमें से आपका जो ये रेखांकित है इसमें से आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा अच्छा होगा। तो पढ़ेंगे इस वाक्य को, जब आदि की जगह दूसरा शब्द आएगा, जब डॉट से सब कुछ अच्छा हो तो जब आदि से सब कुछ अच्छा हो तो डैश भी भला होता है। जब अंत से सब कुछ अच्छा हो, ठीक है ना, तो अंत भी भला होता है। क्या पूछा है? जब आदि की जगह कौन सा आएगा? जब आदि की जगह आएगा अंत। जब अंत से सब कुछ अच्छा हो तो यहाँ पर भी अंत आएगा, अंत भी भला होता है, ठीक है। अगर जब परिणाम अच्छा हो, जब परिणाम से सब कुछ अच्छा हो तो परिणाम भी भला होता है, तो ये आपका मैच नहीं कर रहा। अलग देखिए, जब भविष्य से सब कुछ अच्छा हो, भविष्य कैसे सब कुछ अलग अच्छा होगा, ये आपका अलग सॉरी। अगला देखिए, जब आरंभ से सब कुछ अच्छा हो तो आरंभ भी भला होता है, ये भी मैच का। आरंभ से अच्छा हुआ तो बाद ही आएगा, आरंभ के बाद तो बाद आता है, आरंभ थोड़ी आएगा। तो आपका ये सही है, जब अंत से सब कुछ अच्छा हो
तो आपका अंत भी भला होता है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तो आपके 4 विकल्प दिए गए, इसमें से आपको एक बताना है इस डैश के स्थान पर कौन सा आएगा। तो डैश के स्थान पर तेरे को दिल्ली जाना है, तो तेरे को दिल्ली जाना ये गलत है। इसका दिल्ली जाना है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसकी दिल्ली जाना है बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब चौथा देखिए, मुझे दिल्ली जाना है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। आपका ऑप्शन जो 4 है, विकल्प है, ये आपको बिल्कुल सही बैठ रहा है कि मेरे को की जगह पर मुझे दिल्ली जाना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, ये आपका इसमें 5 अंक आपका गद्यांश पूछा जाता है। ये आपको अच्छे से उसमें पढ़ना पड़ेगा, इसमें से फिर आपको राइट आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप ये प्रश्न ये पढ़ोगे पूरा गद्यांश, तो इसी में से आपको प्रश्न ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये पढ़ना है आपको, इसमें से आपको सही बताना है। तो पढ़ेंगे, गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की रचना निबंध का अर्थ वहन करने में सक्षम है। ठीक है, तो जब तक आप ये गद्यांश नहीं पढ़ोगे तो आप इन प्रश्नों के आंसर कैसे दोगे। ठीक है ना, तो आपको इसमें से गद्यांश अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें से ढूंढना पड़ेगा ये शब्द कहाँ पर प्रयोग किया गया है, तब आपका ये राइट आंसर आप बता पाओगे। तो इसका राइट आंसर होगा विचार प्रधान रचना। तो ऐसे बताने का कोई वो भी तो नहीं बनता कि ऐसे बताओ, एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें भी आपका हर प्रश्न में आपका 20 तक गद्यांश ही पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि निम्नलिखित में से क्या निबंध का प्रमुख गुण नहीं है। तो कवि की कलात्मकता आपका गुण नहीं है, तो आपका ये जो राइट आंसर होगा 20 में मिलेगा। ठीक है ना, इसी में आपका वो राइट आंसर मिलेगा। तो क्या पूछा है, रुक जाओ मैं अब तक देखता हूँ। निम्न में से क्या निबंध का प्रमुख गुण नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या है, कवि की कलात्मकता। अरे यार, मिस कॉल हो गया। ठीक है, हटाइए, बाकी आपके 20 प्रश्न हो गए, इसको कर लीजिएगा।